अरविंद केजरीवाल जी पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले पूरे व्यक्तित्व को समझना होगा। पहली बात तो जिसको आप गठबंधन कह रहे हो, मैं उसको अवसरवादिता का अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ। कांग्रेस 3 सीट के लिए गिड़गिड़ाई है। कांग्रेस को उसकी हैसियत का पता लग जाएगा, किस हैसियत से यहाँ पर लोग चुनाव लड़ेंगे। कल सांसद बनने के बाद मैं वापस इन्हीं क्षेत्रों में आऊंगा और लोगों से काम मांगूंगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, इंडिया टीवी डिजिटल के खास कार्यक्रम वोट का दम में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रवीण खंडेलवाल, जो चांदनी चौक से भाजपा के उम्मीदवार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और वहाँ से लॉ किया है आपने, बावजूद आप बिजनेस की दुनिया में, ये आइडिया कहाँ से आया सर? देखिए, बिजनेस जो है वो मेरा दिल्ली में पुश्तैनी व्यापार है। लगभग 400-500 वर्षों पहले मेरे परिवार की कड़ी में कौन यहाँ पर आया और वो सब दिल्ली में आके बस गए और सब शुरू से ही व्यापार में थे। इसलिए व्यापार और व्यापारी मुझे विरासत में मिले हैं और इसलिए मैं उनके किसी भी मुद्दे के लिए हक की लड़ाई लड़ता हूँ। इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन है, यानी चांदनी चौक से कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? पहली बात तो जिसको आप गठबंधन कह रहे हो, मैं उसको अवसरवादिता का अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ। एक कल्पना कीजिए, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आप और कांग्रेस एक साथ हैं। कल कोई भी मंच पर अगर दोनों, क्योंकि आपके अनुसार उनका गठबंधन है, मेरे हिसाब से वो अवसरवादिता है, तो एक दूसरे की अवसरवादिता को पूरा करने के लिए दोनों दल के नेता एक ही मंच पर इकट्ठा होंगे। वो उनकी तारीफ करेगा, वो उनकी तारीफ करेंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ, यही दो नेता कल पंजाब भी जाएंगे। पंजाब में यहाँ एक दूसरे के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देंगे। तो ये किस सिद्धांत का गठबंधन है, ये समझ में नहीं आता। अगर मैं 2014 के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जीते थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और आप साथ नहीं थी। और अगर हम दोनों के वोट को अगर काउंट कर लें तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन से कहीं ज़्यादा थी। इस बार वो खतरा होने कोई से चांसेस तो नहीं है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो इन दोनों के वोट भी अगर जोड़ लूँ, जो कि जुड़ेंगे नहीं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जो वोट मिले थे, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी भाजपा का वोट अधिक है जो उसको प्राप्त हुआ। दूसरी बात, किस प्रकार से, क्या जमीन के स्तर पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का सम्मान करेंगे? अभी तक तो नेताओं में ही आपस में बातचीत नहीं हो रही है, अभी तक तो और विषयों पर उनके मतभेद हैं। तो पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो चुनाव जिताता है, क्या हम उम्मीद करें कि एक पार्टी का जो मतदाता है वो दूसरी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी? मुझे लगता है यहाँ पर श्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की उस दयनीय स्थिति को बता दिया कि ये इतने वर्ष पुरानी पार्टी 3 सीट के लिए गिड़गिड़ाई है और गिड़गिड़ा करके अपना आधार रखने के लिए 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो कितना वो चुनाव लड़ेंगे, मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि इस बार सारा मामला एक तरफा है। चांदनी चौक एक ऐसी सीट है जो कि बहुत ही वीआईपी सीट मानी जाती है। पिछले 2 बार से यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जीत रहे थे और भारी मतों से जीत रहे थे। इस बार अचानक उनकी जगह आपको टिकट दिया गया, कोई खास रीज़न? क्या जनता में कुछ नाराज़गी थी उनको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहाँ पर सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करते हैं और पार्टी ये निर्णय लेती है कि कब, कैसे, किसको कहाँ जिम्मेदारी देना। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सफल कार्यकाल है, वो ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
दूसरी तरफ हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के भी 10 वर्षों के सफल शासन का रिपोर्ट कार्ड है। पार्टी को आपकी एक वो सबसे खास बात क्या लगी होगी जो लगा कि हाँ आप ही सही चॉइस है? तो मुझे लगता है कि ये जो जुझारूपन मुझे विरासत में मिला है वो संभवतः एक कारण हो सकता है कि पार्टी का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। ऐतिहासिक विरासत जो इसकी है वो बहुत पुरानी है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, चांदनी चौक पूरे देश में जितनी भी लोकसभा है उसमें अपना एक अलग ऐतिहासिक और विशिष्ट स्थान रखता है। चांदनी चौक में जहाँ हमारी पुरानी दिल्ली की वो गलियाँ भी हैं जिन गलियों ने इतिहास देखा है, वहीं दूसरी ओर एक हिस्सा वो भी है शालीमार बाग, पीतमपुरा, अशोक विहार, जहाँ पर जीवन में जिन लोगों ने संघर्ष करके एक स्थान बनाया वो लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो हम विरासत की भी बात कर रहे हैं और हम जिन्होंने सफलताएं अर्जित की हम उनकी भी बात कर रहे हैं। विकसित चांदनी चौक आपने कहा, चांदनी चौक एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम, इंक्रोचमेंट, इससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रैफिक की समस्या न केवल चांदनी चौक बल्कि दिल्ली के हर हिस्से में ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए मुझे ध्यान आता है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड ने एक प्रस्ताव बहुत पहले चर्चा में आया था, वो था हाई स्पीड ट्राम का। इसी प्रकार से अगर मुझे सड़कों पे से ट्रैफिक कम करना है तो मुझे मूवमेंट के लिए बाकी के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना पड़ेगा, जिससे कि जब तक ये बने तब तक लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहें। तो ट्रैफिक की समस्या RWS और ट्रेड एसोसिएशन से बात करके और उनके परामर्श के अनुसार हम इस चुनाव में तय करेंगे और जीतने के बाद उस पर अमल करेंगे। दिल्ली सरकार जो है वो बड़े बड़े दावा करती है, खासकर जो समझ रहे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आपको क्या लगता है चांदनी चौक में कुछ किया है उन्होंने? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमें श्री अरविंद केजरीवाल जी के पूरे व्यक्तित्व को समझना होगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से दिल्ली में एक कथित झूठ पर टिका हुआ है। झूठ बोलने में वो जितने मास्टर हैं या उनकी पार्टी के अन्य लोग हैं, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस इस बात को लेकर के उत्साहित है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो 24 घंटे हमारे बीच में रहने का संकल्प रहा है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार अपना टारगेट रखा है, अब की बार 400 पार। कुछ बड़ा टारगेट नहीं सेट हो गया है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है और सफलताएं के नए पैमाने का इतिहास गढ़ा है, उसको देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी का टारगेट निश्चित रूप से बेहद उचित है और इस टारगेट को हम लोग मिलकर के अचीव कर सकते हैं। मैं एक आपको जेन्युइन समस्या बता रहा हूँ, ये आपके वोटर्स की समस्या है। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ तो जब मुझे कोई समस्या सामने आई तो दुकानदारों को एक प्रॉब्लम है, दुकानदारों की, वो परेशान इस चीज़ से। आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। उनका कहना है कि जो प्रोडक्ट वो जिस प्राइस में दे रहे हैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे वो प्रोडक्ट उनको काफ़ी सस्ते में ग्राहकों को मिल रहा है, तो जिससे उनकी सेल में गिरावट काफ़ी आई। उसके पीछे का लॉजिक होता है कि दुकान का किराया है, ट्रांसपोर्ट है, स्टाफ है, उनके खर्चे उन सबको उनको देना है, बट वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन उसको बाजी मार रहा है। उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? देखिए, भारत में ई-कॉमर्स का व्यापार यानी कि ऑनलाइन व्यापार निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो कानूनों की धज्जियां उड़ा करके
और दिल्ली के या देश के लोगों को एक ग्राहक, विशुद्ध रूप से एक ग्राहक के रूप में उसको मान करके उसकी जेब से ज़्यादा पैसा खींचने की एक साजिश है जो ये ऑनलाइन कंपनियां कर रही हैं। हमने लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किया है और हमारे संघर्ष को सुना भी गया है। यही वजह है कि ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स के नियम वो भारत सरकार ने अभी तक तय कर दिए हैं। हमारा निश्चित मानना है कि जितना जल्दी वो हो जाएंगे उतना जल्दी कांग्रेस को उसकी हैसियत का पता लग जाएगा कि वास्तव में किस हैसियत से यहाँ पर लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस या आपके बैनर पर। चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट घोषणा की है कि चांदनी चौक का सांसद किसी कमरे में नहीं बैठेगा, किसी कोठी में नहीं बैठेगा। आज चांदनी चौक के एक भावी सांसद के रूप में मैं चांदनी चौक लोकसभा के एक एक क्षेत्र में जाकर के वोट मांग रहा हूं। कल सांसद बनने के बाद मैं वापस इन्हीं क्षेत्रों में आऊंगा और लोगों से काम मांगूंगा। और दूसरा मैंने कहा है कि मैं सड़क के ऊपर, यानी मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठूंगा और वहां पर जन चौपाल लगाऊंगा। और जन चौपाल जिसमें कोई कभी भी आ सकता है, कोई सांसद से अपॉइंटमेंट लेने की किसी को आवश्यकता नहीं होगी। और जो भी नेतृत्व हमारी योजनाएं तय करेगा, इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हम सार्वजनिक स्थल पर बैठ कर के जनता के साथ संवाद करते हुए उसको पूरा करेंगे। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल, जो इस बार चांदनी चौक से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के नारे अब के बाद 400 पार के साथ ये पूरी तरह से खड़े हैं और कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत बताते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए उम्मीदवार के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी।